गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुक बी का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हाईलाइट है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ओके, इसमें हम सिविल लॉ या सिविल सिस्टम, सिविल जस्टिस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ हाउ डज अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क। ओके, मतलब कि कैसे हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, क्या क्या कंडीशंस है अरेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले क्रिमिनल लॉ में एक एफआईआर फाइल करनी पड़ती है, सिविल लॉ में बिल्कुल इसका अपोजिट था, वहां पे हमें एक पिटीशन फाइल करनी देती है कोर्ट में। ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, हाउ डज द पुलिस इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। है ना, कि कोई क्राइम होता है तो उसमें सबसे पहले पुलिस किस बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो उसके लिए हमें इस चैप्टर में एक्टिविटीज के थ्रू समझना पड़ेगा। जितना भी जो हम केस स्टडी करेंगे इसमें एक्टिविटीज के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी आती है क्राइम एंड द रोल ऑफ द पुलिस। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है 22 मई 2016 का, ओके, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस माथुर आर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी। ओके, जैसे मिसेस एंड मिसेस माथुर पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं और मिसेस माथुर उसी दौरान पैनिक करती हैं और वो ये फाइंड करती है कि उनके जो सोने के कंगन होते हैं, बैंगल्स होते हैं, वो मिसिंग है। ओके, फिर उनको शक ये होता है कि जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प है, जो उनकी डोमेस्टिक मेड है कमला, उन्होंने शायद वो कंगन चुराए होंगे और उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो एक्यूज है, इन्होंने ये क्राइम कमिट किया होगा। हालांकि कमला उनको बोलती है कि मैंने वो जो बैंगल्स है वो नहीं चुराए हैं, पर लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माथुर उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। ओके, एज ए रिजल्ट होता है क्या है कि मिस्टर माथुर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कमला के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं। इंस्पेक्टर रॉय क्या करते हैं, उनके घर पर आते हैं और कमला का रूम सर्च करते हैं। ओके, कमला के घर भी जाते हैं, उनका भी रूम सर्च करते हैं और इनके यहाँ भी आते हैं, रूम सर्च करते हैं। हालांकि उनको बैंगल्स नहीं मिलते या फिर कुछ भी ऐसा रेलिवेंट नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो जाए कि कमला ने ये क्राइम किया हो, बट स्टिल कमला को अरेस्ट कर लिया जाता है। सो व्हेनेवर, तो इसका सिनेरियो ये हो गया, ये हमारे पास एक सिनेरियो मिल गया है। तो यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन ही आता है कि भले ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है, बट लेकिन उसे जब कमला के अगेंस्ट कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलते हुए भी उसने कमला को अरेस्ट कर लिया, तो ये सरासर गलत है। ओके, क्योंकि जब तक कि आपके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ओके, so whenever crime takes place the victim is supposed to go to the police station। अब हम वो सिनेरियो के बाद जाए तो जब भी क्राइम प्लेस होता है तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, विक्टिम जो होता है जिसके साथ कुछ भी बुरा हुआ है वो कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर कंप्लेंट फाइल करता है, जैसे कि मिस्टर माथुर ने करा। दिस इज बिकॉज वी कैन नॉट टेक द लॉ इन आवर हैंड्स, बिकॉज हमारे पास इतना हक नहीं है कि हम कानून को अपने हाथों में ले। सो इसीलिए मिस्टर माथुर ने पुलिस कंप्लेंट की। ओके, वी आर नॉट सपोज टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम और पनिश एनीवन। और ना ही हम इन्वेस्टिगेट कर सकते कोई क्राइम या ना ही हम किसी को सजा दे सकते हैं कि भाई कि तुमने ये क्राइम करा तो हम तुम्हें अब मारेंगे, पीटेंगे, जो भी कुछ करेंगे। ये काम हमारा नहीं है, ये काम किसका है, कानून का है। इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस। अब यहाँ पर ड्यूटी बनती है पुलिस की कि अगर कोई पर्सन कंप्लेंट करता है तो उसको उस क्राइम के अगेंस्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है और जो एक्चुअल जो प्रेडेटर है, मतलब एक्चुअल जो क्रिमिनल है, उसके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लेने की। द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम बाय कलेक्टिंग एविडेंस एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। अब पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, सबसे पहले तो एविडेंस खोजने की कोशिश करती है, इसके बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना आई विटनेसेस के, विटनेसेस यानी कि गवाह। ओके, द ड्रॉ ऑन ए कंक्लूजन अबाउट द सिविल प्रिपरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। और जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें उनको शक होता है, फिर उसके अगेंस्ट वो लोग और एविडेंस ढूंढते हैं, कोई और गवाह ढूंढते हैं। ऑन गैदरिंग सफिशिएंट प्रूफ अगेंस्ट द एक्यूज्ड दे फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट। और जब उनके इतने सबूत हो जाते हैं कि जो सामने वाला जो क्रिमिनल है या जो प्रिपरेटर है, जो एक्यूज्ड है, वो
उसके अगेंस्ट सबूत हो जाते हैं कि हम उसको कोर्ट में जाके ये साबित कर पाए कि हाँ ये जो भी क्राइम ये इसने कमिट किया है, तब पुलिस क्या करती है, एक फाइल जो जिसको हम बोलते हैं चार्जशीट, एक प्रॉपर फाइल बनाती है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, एफआईआर की कॉपी होती है, सब कुछ होता है उसमें। एफआईआर कब करी थी, कितने बजे करी थी, कितनी कब इसने क्राइम करा था, कौन कौन से सबूत मिले थे, कौन कौन से गवाह में विटनेसेस हैं, इन सब की डिटेल उस चार्जशीट में होती है। और वो कहाँ फाइल की जाती है, कोर्ट में। A judge and not the police decides whether a person is guilty or not. अब यहाँ पर कौन डिसाइड करता है कि एक पर्सन गिल्टी है या नहीं, जज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, विटनेसेस एंड एविडेंस, इन बेसिस पे। ओके, अब पुलिस का काम नहीं है कि वो एक पर्सन को सजा सुनाए या उसे गिल्टी और इनोसेंट घोषित करे। ओके, ये काम किसका होता है, कोर्ट का। Okay, according to the rule of law, all people and institutions are subjected to the same law of land. है ना, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, आइदर एक पॉलिटिशियन हो, एक एक्टर हो या कॉमन मैन हो, सभी सेम जुरिडिक्शंस में आते हैं अंडर द रूल ऑफ लॉ। द पुलिस आर नॉट एक्सेप्शन, इसमें पुलिस भी एक्सेप्शन में नहीं आती, पुलिस भी कानून के दायरे में ही आती है। And therefore have to conduct the evidence according to law with the due respect of human rights. और इसी वजह से पुलिस को जो भी इन्वेस्टिगेशन करने देती है वो कानून के दायरे में करनी रहती है और अंडर द ह्यूमन राइट्स। ओके, the police are obliged to follow the guidelines and established by the Supreme Court at the time of arrest. और जब पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो उसको बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी रहती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो कि आदेश दिया हुआ है कि इन गाइडलाइंस के थ्रू ही आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। डिटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्यूज, डिटेंशन यानी कि डिटेंशन दैट किसी को कस्टडी में लेना। ओके, मतलब कि किसी को जेल में डालना, वो सब चीज जो है किसी के साथ इंटीग्रेशन करना, मतलब कि जो बातचीत करना है, कुछ पूछना है, वो सब एक प्रॉपर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, उसके तहत ही होना चाहिए। हम आगे आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी गाइडलाइन है। ओके, दे कैनॉट कॉज ए बॉडीली हार्म टू एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के पास किसी भी टाइप कोई भी हक नहीं है वो किसी को भी बॉडीली हार्म करे, यानी उसको मारपीट करे, उसको उसकी बॉडी पर कोई हार्म पहुंचाए। एंड शुड इंश्योर दैट राइट्स ऑफ द एक्यूज आर टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ ये ध्यान रखना कि जो भी एक पर्सन के राइट्स होते हैं वो उसका ख्याल रखे, उनके राइट्स का ऐसा नहीं हो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाके उसके साथ दुर्व्यवहार करें। टू इंश्योर दैट द अरेस्टेड पर्सन आर सेफ एंड ट्रीटेड इन अ फेयर मैनर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। अब एक अरेस्टेड पर्सन सेफ रहे, उसके साथ जो व्यवहार हो फेयर हो, इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स बना है किसी एक अरेस्टेड पर्सन के। ओके, एज पर द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एज पर द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन आर गिवन बिलो। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है एक अरेस्टेड पर्सन के, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, at the time of arrest the arrested person has the right to be informed about the offense for which he or she is been arrested. जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको जानकारी दिए बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसको उसने जो भी क्राइम किया है, किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया, वो पूरा उसको मेंशन करना पड़ेगा, उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। जैसे ही किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है। Then the arrested person should not be ill-treated or tortured during the arrest or in a custody. अब जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्ट और इन कस्टडी। ओके, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब जो भी कन्फेशन किसी ने पुलिस कस्टडी में किया है उस कन्फेशन को नहीं माना जाता है। रीजन ये है कि ऐसा माना जाता है कि पुलिस ने शायद दबाव डरा धमका के उसके साथ कन्फेस करवाया, इस वजह से कोई भी कन्फेशन जो कि पुलिस कस्टडी में हुआ गया है वो वैलिड नहीं माना जाता है। Children under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. अब 15 साल से कम के बच्चे और वुमेन्स को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता पूछताछ के लिए, है ना। नाउ
द एक्यूज हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर, और किसी भी एक्यूज हो जो जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल क्राइम का वो लगा हो, एक्यूज लगा हो, तो वो उसके पास पूरा हक है कि वो एक लॉयर हायर कर सकता है और अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है या उसे डिफेंड कर सकता है. In addition to the fundamental rights mentioned in the Article 22, the Supreme Court has also laid down certain guidelines commonly known as the D.K. Basu guidelines that should be followed by the police and other legal authorities while arresting, detaining and integrating an individual. Some of the guidelines are as follows. इस आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दे रखी हुई है जनरली नोन एज D.K. बासु गाइडलाइंस, जो कि पुलिस को फॉलो करनी रहती है और अदर लीगल अथॉरिटीज को भी यही फॉलो करनी रहती है वाइल किसी को अरेस्ट करने के लिए या इंटरोगेट करने के लिए. तो कुछ गाइडलाइंस जो आपको मैं इस चैप्टर में मेंशन की गई वो है, द पुलिस ऑफिशियल अरेस्टिंग और इंटरप्रेटिंग ए पर्सन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन. जब भी पुलिस ऑफिशियल किसी को अरेस्ट करने जाए तो पूरी यूनिफॉर्म में पूरे अपने डेजिग्नेशन, जो उनका नेम्स जो यहाँ पे रहता है, उनकी जो डेजिग्नेशन होती है वो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि वो सिविल ड्रेस में अरेस्ट करे. तो ये सबसे पहला इनकी गाइडलाइन है पुलिस के लिए. फिर सेकंड होता है, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट which should include the time and the date of arrest. It should also be attested by at least one witness who could be a family member of the person arrested or a respectable person belonging to the locality. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. एक मेमो है ना, जिसको हम बोलते हैं वारंट. ओके, आपने मूवीज में सुना होगा वारंट. ओके, सो एक मेमो प्रिपेयर करना रहता है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जिसमें जिस समय उसको अरेस्ट किया गया, जिस डेट में अरेस्ट किया गया, जिस समय उसको टाइम पे अरेस्ट किया गया वो उसमें मेंशन होना चाहिए. ओके, इसके साथ साथ एक गवाह भी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. हो सकता है वो उसका फैमिली मेंबर हो या फिर हो सकता है वहाँ उनके आस पड़ोस में कोई अच्छा पर्सन हो, मतलब फेमस पर्सन हो, रेस्पेक्टेबल पर्सन जो बिलोंग करता हो उनके लोकेलिटी में, है ना, उसकी साइन होना जरूरी है उस मेमो में, एज वेल एज जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसकी साइन भी होना जरूरी है उस मेमो में. ओके, जब भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है. Now third thing is the person arrested, detained or being interrogated has the right to inform relative, friend or well-wisher about his or her situation. Suppose that कि जब at the time of arrest उसके कोई भी family member या belonging नहीं था, तो उस केस में द एक्यूज के पास पूरा हक है कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोल सकता है कि आई एम अरेस्टेड. ओके, एंड लास्ट इज इफ द फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, ही और शी शुड बी नोटिफाइड ऑफ द टाइम एंड द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द वेन्यू ऑफ द कस्टडी बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट. और कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन की फैमिली बहुत दूर रहती है, आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रहती है, तो उनकी फैमिली तक इस चीज का कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, कब किया गया है, कहाँ किया गया, किस पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट किया गया है, इस सारी इन्फॉर्मेशन विद इन 8 to 12 आवर्स उनके फैमिली मेंबर्स तक पहुंच जानी चाहिए. As seen in activity first, the police take down Mr. Mathur complaint before investigating the crime. This is called the first information report or FIR. जैसे एक्टिविटी फर्स्ट में देखा कि जैसे ही मिस्टर माथुर ने कंप्लेंट की तो पहली कंप्लेंट को बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज FIR. बट उन्होंने बिना इन्वेस्टिगेट किए ही मतलब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उनको पहले FIR करनी पड़ेगी, तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. द पुलिस कैन इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम ओनली आफ्टर रजिस्टरिंग एन FIR. पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट कर सकती है जब तक कि FIR हुई हो. अगर FIR नहीं हुई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है. एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मस्ट रिकॉर्ड एन FIR एज एंड व्हेन एन इंडिविजुअल इन्फॉर्म्स देम अबाउट अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इन राइटिंग और ऑरली. अब एक ऑफिसर रहता है इंचार्ज पुलिस स्टेशन में जो कि FIR नोट करता है, आइदर वो आप रिटन में दो या ऑरली दो, वो उसको नोट करनी है, उसको रिकॉर्ड करनी है, मीन्स इन द रिटन फॉर्म में. ओके, एंड FIR कंटेन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्राइम कमिटेड. अब FIR में क्या क्या होता है, द बेसिक अबाउट कि क्या क्राइम कमिट किया गया है, कब किया गया है, कौन से टाइमिंग्स में किया गया है, क्या इवेंट्स थे उस समय, क्या चल रहा था, किस हालात में आपके साथ क्राइम हुआ है, वहां पे अगर कोई गवाह हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, फिर किसके अगेंस्ट FIR हो रही है इसकी इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नाम, अपना एड्रेस,
The FIR is registered in a prescribed format and is signed by the complainant. अब जो FIR होती है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पहले से रहता है, उसी फॉर्मेट में रजिस्टर की जाती है और फिर उसके बाद साइन की जाती है जिसने भी कंप्लेंट करवाई है. द कंप्लेंटेंट हैज द लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस. अब ऐसा होता है कि जिसने भी कंप्लेंट की उसका पूरा हक है कि वो एक कॉपी इश्यू करवा सकता है फ्रॉम द पुलिस स्टेशन कि जो भी FIR करी मुझे उसकी आप उसकी कॉपी प्रोवाइड करिए. Now, what are the rights of a woman during the arrest? Okay, हम अभी इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि अगर एक वुमन को अरेस्ट करना है तो उस दौरान ड्यूरिंग द अरेस्ट वुमेन्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं. ओके, इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी सेकंड का सिनेरियो एक बार पढ़ लेते हैं. जैसे कि एक्टिविटी फर्स्ट से ही चल रहा है ना. एक्टिविटी फर्स्ट में जो हमने देखा कि कमला को अरेस्ट कर लिया गया. अब उसकी बात करता था. पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट कमला डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस अगेंस्ट हर, है ना. पुलिस ने कमला को अरेस्ट कर लिया, हालांकि कमला के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला था. नाउ कमला ब्रदर ऑन हियरिंग अबाउट हर अरेस्ट rushes to the police station. A sub-inspector tells him that he can oppose the court to request a bail order. After a month, the court grants bail to Kamla. However, since neither her brother or not anyone else in her family or friends could pay the security deposit of rupees 20,000 required to bail her out, she continues to remain in jail. अब होता क्या, without any proper investigation, भले ही कमला को अरेस्ट कर लिया हो तो उसके जैसे उसके भाई को पता चलता है, वो जाता है पुलिस स्टेशन. तो वहां पे पुलिस स्टेशन बोलता है कि पुलिस बोलती है कि अगर आपको कमला को बेल करवानी है तो यू हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट और वहां से आप उसकी बेल करवा सकते हैं. हालांकि कोर्ट जो है 1 महीने बाद, है ना, अरेस्ट के 1 महीने बाद उसको बेल इश्यू कर देता है कि यस आप बेल करवा सकते हैं, बट लेकिन उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी पड़ेगी विच इज ऑफ 20,000. अब कमला एंड उसकी फैमिली इतने फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से वो बेल की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो अमाउंट पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कमला को मजबूरी में वापस जेल में ही रहना पड़ा. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटीज इट कैन बी सीन दैट द पुलिस was wrong in arresting Kamla since it is against the law to arrest a person without sustainable evidence against her or him. अब इस एक्टिविटी से हमें एक बात तो पता चलती है कि पुलिस कितनी गलत थी कि उसने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी एविडेंस कमला को अरेस्ट कर लिया. Moreover, police have to follow the protocol as specified by the Supreme Court, which states that the woman can be arrested only in the presence of a lady officer. इसके साथ साथ, as per the guideline of the Supreme Court, एक और गाइडलाइन है कि while arresting a woman there should be a lady officer. पर लेकिन इस बात का अगर ध्यान दे कि पुलिस ने विदाउट एनी लेडी ऑफिसर ही उनको अरेस्ट किया था. And she cannot be arrested after sunset and before sunrise unless the crime committed is ऑफ सीरियस मैटर. और इसमें एक और हक ये है वुमन का कि किसी वुमन को आप रात के समय यानी कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज यानी कि रात के समय आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा सीवियर क्राइम हो तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए भी आपको मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे रिगार्डिंग टू दैट अरेस्ट. उसमें उस क्राइम की गंभीरता को आपको मेंशन करना होगा कि बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम है, इस हमें इसको अभी ही भले ही वो रात का समय बट हमें अरेस्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे ही प्रॉपर आपको रिटन एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, तभी आप किसी वुमन को रात के समय अरेस्ट कर सकते हैं. As described in the activity, the sub-inspector tells Kamla brother to apply to the court for a bail order. A bail order is issued when the court grants temporary release to an accused person who is still awaiting trial. The bail is granted against a specified sum of money which needs to be paid by the accused to guarantee his or her appearance in the courts. अब जैसे कि एक्टिविटी में हमें पता चला कि कोर्ट ने बेल इश्यू करा, तो एक एक्यूज के पास पूरा हक होता है कि वो अपने बेल ऑर्डर अपने बेल करवा सकता है ना. टेम्पररी वो जेल से बाहर आ सकता है जब तक कि उसका जैसे कोर्ट में जब तक केस चल रहा है या उसका ट्रायल में भी समय है ना. बट लेकिन हर किसी को बेल नहीं मिलती है ना. बेल जब तक बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम अगर होता है तो बेल नहीं मिलती है ना. अगर सीरियस क्राइम नहीं है, छोटा मोटा क्राइम है जिससे किसी की लाइफ को खतरा नहीं हो, हाँ, या फिर क्राइम की जो वो है जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा सीवियर ना हो, तो उस केस में
आपको बेल मिलती है। अगर आपका क्राइम बहुत ज्यादा डेंजरस हो तो आपको बेल नहीं मिलती है, और उस बेल पाने के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है। ओके, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे, ओके, तभी आपको बेल मिलती है। उसमें भी एक पर्सन को गारंटी देनी पड़ती है कि आप मेरी गारंटी पर इसे छोड़िए। ओके, अगर इन केस अगर ऐसा कभी होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर भाग जाता है ड्यूरिंग अ ट्रायल पीरियड, तो जिसने गारंटी दी है फिर उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है ना, और रोल ऑफ जज एंड हाउ इज ए फेयर ट्रायल इंश्योर, कि फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।